गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। बढ़िया सा टॉपिक है एनसीएफ 2023। पहली बार कर रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अमित मिश्रा कह रहे हैं कहाँ थी आप इतने दिन यार? बीच में तबीयत खराब हुई, फिर शिफ्टिंग, दिवाली की छुट्टियां, अभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं चीजें। कुछ दिन में मैनेज नहीं कर पा रही थी सारी क्लासेस, तो ये वाला बैच क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो ऑफ कराया था। और ये शायद कुछ बैचेस में तो लास्ट क्लास ही होगी, है ना? कुछ बैचेस की तो एकदम लास्ट क्लास होगी जिनका लास्ट यूनिट चल रहा है। जैसे पेडागोजी स्पेशल के जो बैचेस हैं, ये मर्ज्ड क्लास है क्योंकि ये सब जगह पे आता है टॉपिक। खुशबू कह रही है आपसे पढ़ के दिल खुश हो जाता है, इस बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बिल्कुल। चलिए, तो अगर हम बात करें, नहीं दो क्लासेस नहीं होंगी, ये एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक्सेप्शन है, सॉरी, कि क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये सीटेट में भी कराना ही है मुझे, और आपका इधर बाकी बैचेस में भी कराना ही है, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल हो, डी प्लस भी हो, सुपर टेट हो, कोई भी अन्य एग्जाम हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। अभी तक इससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं आए नहीं हैं, बट कोई भी वो दिन हो सकता है जिस दिन से इससे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएं, क्योंकि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस आप देखेंगे पिछले 2 बार से सीटेट में आ ही नहीं रहे हैं, और बाकी एग्जाम्स तो अभी हो नहीं रहे हैं, तो उनका तो कहें क्या। लेकिन हाँ, जब भी होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया एनसीएफ है। इससे पहले आपके 3-4 एनसीएफ, 4 एनसीएफ और आ चुके हैं। ठीक। तो पेडागोजी की अगर हम बात करें तो कुछ जो पुराने पेडागोजी स्पेशल बैच में मैं बता देती हूँ, ये शायद लास्ट क्लास होगी आपकी। मेरे को एक बार सिलेबस चेक करना होगा, अगर कुछ रहता है तो। वैसे मुझे लगता नहीं, इसको लास्ट इसी पे खत्म करेंगे हम। ठीक। बाकी बैचेस चलते रहेगा रोटेशन में, जिसके बैच में जो क्लास है वो अलग चीज है। ठीक। तो ये एक बात है, नहीं तो मैं अलग से एक क्लास लेके बता दूंगी कि लास्ट क्लास थी, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स बना लें या पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी, पर 2-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि नोट्स पहले अभी टीम जो है बैठ करके निशा लिखेंगी, फिर उसको टाइप होने भेजा जाएगा, प्रूफ रीड किया जाएगा, फिर आपको मिलेगा, तो हो सकता है 3-4 दिन तो लग ही जाए। ठीक। तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। अभी तक इससे क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, मैंने ये कराया भी नहीं था। उसका रीजन ये था, ये बहुत नया है अभी। 2023 के अगस्त में, यानी लास्ट अगस्त में ही जाकर के आपका आया है इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर को जो है सौंपा गया है। ठीक। तो ये फाइनल हुआ है बेसिकली। तो एनसीएफ ऐसे ही कह रहे हैं इसको। जनरली एनसीएफ हम खाली एनसीएफ समझते थे, लेकिन उसमें स्कूल एजुकेशन होता था, ये हमें पता है। ठीक। क्योंकि जो टीचर एजुकेशन के लिए होता है उसको कहते हैं एनसीएफ टीई। ये स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, 1st to 12th के लिए। और जो टीचर एजुकेशन के लिए बीएड, डीएलएड, बीटीसी वगैरह में जो लागू होता है वो होता है एनसीएफ टीई, जो 2009 में आया था, अभी नया भी आएगा। इससे पहले ये लोग एनसीएफ एफ एस ला चुके हैं। एफएस बोले तो फाउंडेशनल स्टेज, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है 2020 में आई, उसके कहने पे उसमें बहुत सारे बदलाव हुए स्कूल एजुकेशन में, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, है ना? उसकी वजह से नया एनसीएफ इनको बनाना पड़ा। ठीक। कौन तैयार करता है एनसीएफ? ये आप लोगों देख रहे हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ही तैयार करती है आपका एनसीएफ। तो कौन सी संस्था ये बनाती है? एनसीएफ है क्या? एक करिकुलम फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए, जो आपको दिशा निर्देश देता है, गाइडलाइंस देता है, बताता है कि भैया सिलेबस में, करिकुलम में ये परिवर्तन, या एक्टिविटीज में। करिकुलम मतलब सब कुछ, सिर्फ सिलेबस नहीं होता करिकुलम का मतलब। सिलेबस तो जिसमें आपके चैप्टर्स हैं, कुछ पढ़ना है, याद रखना है, ये एग्जाम दे देना है। करिकुलम सब कुछ है, जो स्कूल में प्रेयर होने से लेके, स्पोर्ट्स मीट होने से लेके, कोई एक्टिविटी होने से लेके, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है ना? ठीक है पीहू, आयुषी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। एनसीएफ एसई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। किसके लिए? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे, आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगी, है ना? हो सकता है ये आज और कल 2 दिन लग जाए इसको खत्म होने में। मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। स्कूली शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2023 रूपरेखा मतलब एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखा जाना चाहिए, स्टेट्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लागू करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये है नेशनल करिकुलम एनसीएफ-एसई। ठीक, अब ये जो हिस्ट्री है, एनसीएफ पहले भी आते रहे हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट, जिससे क्या है डायरेक्शन मिलती रहे। कमेटी जो है वही कमेटी है जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है यानी जिसकी चेयरपर्सनशिप किसने की है, के कस्तूरी रंगन ने की है, जो इसरो के हेड रह चुके हैं, है ना, जिनको एनसीएफ हमने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिनकी हमने बात की थी। ठीक, तो अगर हम यहां देखेंगे तो एक चीज निकल के आती है, प्रीवियस एनसीएफ को पढ़ें अगर हम, प्रीवियस एनसीएफ प्रायर टू एनसीएफ एसई 2023, तो ये जो फाइनल सबमिट हुआ है, जो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, एमओई बोलते हैं जिसको पहले एमएचआरडी बोलते थे प्रीवियसली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आज की डेट में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय, उसमें सौंपा गया। कब? 13 अगस्त 2023 भी याद रख लोगे तो बहुत है। ठीक, तो ये अभी नया ही डॉक्यूमेंट है। चलिए फटाफट समझते हैं। अब एक तरफ लिखते हैं एनसीएफ की हिस्ट्री जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, और दूसरा है आपका, दूसरी तरफ लिखते हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, देश में कौन सी अब तक आई हैं, और एक तरफ एनसीएफ लिखते हैं। हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या कह रहे हो जया, बताओ मुझे। अभी सबके कमेंट नहीं लूंगी ना, लास्ट में पूछना फिर कोई बात पूछनी है तो, क्योंकि टॉपिक का मजा खराब हो जाएगा अगर हम सिर्फ बीच में कमेंट्स लेते रहेंगे तो। ठीक, तो एनसीएफ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा पहला एनसीएफ आया 1975 में, फिर हमने देखा 1988 में एक एनसीएफ आया, फिर हमने देखा ईयर 2000 में एक एनसीएफ आया, फिर हमने देखा ईयर 2005 में एक एनसीएफ आया। अब सोच लो 20 साल बाद, लगभग 17 साल तो हो ही गए, तो 20 साल बाद लगभग अब एक एनसीएफ आ रहा है 2023। भाई करिकुलम में भी तो चेंजेस की जरूरत होती है ना, जिसमें कहा गया कि करिकुलम के लोड को घटा दो। हाँ, कोशिश तो यही है कि डेली हो क्लास, हफ्ते में एटलीस्ट 3 तो हो ही, मेरी ऐसी कोशिश है। ठीक, स्पीड कम ज्यादा कहां हुई है अभी स्पीड, देखो ठीक है कम कर लेंगे, डोंट वरी। अभी तक हमने यही बातें की है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको सबमिट किया गया पिछले साल 2023 में, जो फ्रेमवर्क का काम करेगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस थे वो चेंजेस एकोमोडेट कैसे करें, लाएं कैसे स्कूल में, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया एनईपी के रिकमेंडेशन पे। तो 1975 में, इससे पहले कौन से एनसीएफ आ चुके हैं वो मैं बता रही हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए। 1975 में आया, 1988 में एक एनसीएफ आया, सेकंड कहेंगे इसको, फिर थर्ड एक सन 2000 यानी ईयर 2000 में एक एनसीएफ आया, ईयर 2005 में एक एनसीएफ आया, फिर है फिफ्थ आपका 2023 में एक एनसीएफ आया है जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये हुई हिस्ट्री ऑफ एनसीएफ, या एनसीएफ की हिस्ट्री है ये। एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो कहते हैं हम कि 1961 की बात है या 63 की बात है, आई थिंक, वो जो कोठारी आयोग वाली पॉलिसी आई थी, ये एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मतलब इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, चेक कर लेंगे। और उसके बाद फिर आपकी 1986 की पॉलिसी आई राजीव गांधी के टाइम पे, फिर एक रिपोर्ट आई लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसमें कुछ चेंजेस की बात की गई, तो उसको भी छोटी सी पॉलिसी के नाम पे कह दिया गया, अदरवाइज पॉलिसी मेन यही थी 86 वाली ही। ये एक रिपोर्ट है लर्निंग, पीओए कहा गया इसको, प्लान ऑफ एक्शन टाइप, एक्चुअल इसको पॉलिसी नहीं कहेंगे बट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर सीधा जाकर के 2020 में पॉलिसी आ रही है, तो ये शिक्षा नीति की बात हो गई। बात सही है नहीं है? बात इतनी सही है नहीं है ये बता दो बस। 1968 ओके, हाँ 68 ही था, देखो 1968, ठीक, 2020, तो ये 2020 वाली जो एनईपी है इसी की रिकमेंडेशन पे ये आपका जब नई एजुकेशन पॉलिसी आती है तो बहुत बार एनसीएफ भी नया बनता है। 64 66 वो कोठारी आयोग था, तो पॉलिसी तो 68 की है, वो सही बताया जिसने बताया, अब कंफ्यूज मत करो, होंगी नहीं, याद आ गया है। ठीक, तो ये हुए आपके 4 एनसीएफ। 2005 वाला हम अब तक पढ़ते थे, उसकी बेसिक बातें हमें आज भी पता है। रचनावाद पे वो बेस्ड था, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड था कि बच्चे को एक्टिव रखो, टीचर फैसिलिटेटर है, वही सब बातें, ये दोनों बातें तो लागू इस पे भी होंगी, क्योंकि टीचर जो है अभी भी फैसिलिटेटर है 2023 में भी। बच्चा कंस्ट्रक्ट करे, ज्ञान की रचना करे, ये ज्यादा और एक्टिव रखने पे फोकस करेगा बच्चे को। हाँ, ये एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते थे इसको राजीव गांधी वाले टाइम पे 86 में। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, ये देख लो बस कि सीक्वेंस क्या रहा। ठीक है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई बात नहीं। 68 और 64 वाला जो इशू है कल एक बार मैं डिस्कस कर लूंगी, परेशान मत हो इतने, मेरी नजर में 68 ही होगा आई थिंक। ठीक, चलिएगा, खैर कोई नहीं। तो ये एक रिवीजन के तौर पे एक पीछे ले जाने वाली बात है जिससे आपको चीजें याद रहे।
ठीक है, ये जो स्कूल एजुकेशन वाला एनसीएफ है, इससे पहले और कितने एनसीएफ किस किस तरह से आ चुके हैं। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हम बार बार इसमें करते रहेंगे, हालांकि हमने इस पे चर्चा कर ली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। सीटेट के बैचेस में होगी आगे जाकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा, या फिर मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डलवा दूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है। किन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो होगा ही, हर डॉक्यूमेंट में समय के साथ डिफरेंस होता है, वही तो पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो करिकुलम लोड कम किया गया है, कि जो सिलेबस का लोड है, अभी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी चेंज हुई है, ईवीएस की, आगे एसएसटी की भी हुई है, साइंस की भी हुई है, 3 किताब मिलकर के एक हो गई, है ना। तो लोड कम किया जा रहा है, सिलेबस के लोड को कम किया जा रहा है, ज्यादा एक बच्चा भारतीय आइडेंटिटी लेकर के आगे बढ़े, ये भी चीज हो रही है। ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम उसको मिले, पहले से बेहतर हो चीजें। बेसिकली जो बात कही जा रही होती है पिछली पॉलिसीज में, उन्हीं को बेहतर तरीके से थोड़ा सा इंप्रूव करके साइंस, ह्यूमैनिटीज और आपका कॉमर्स, इन सब के बीच में लाइंस ब्लर हो जाएं, बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार हों, मॉड्यूलर बोर्ड्स की बात की गई है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन हैं जो हुए हैं। वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को आप थोड़ा बहुत स्किल्स भी सिखाओ, कि प्लम्बर को वो हीनता से ना देखे, इलेक्ट्रिशियन को वो हीनता से ना देखे, वो 6th क्लास से कुछ इंटर्नशिप वगैरह, कुछ वोकेशनल एजुकेशन, कोडिंग, 70 तरह की चीजें डिफरेंट ट्राई करे, तो काम को लेकर के रिस्पेक्ट उसके अंदर आएगी। ठीक है ना। हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी विराट, अभी गड़बड़ मतलब ऊपर नीचे चलती रहती है। तो किस दिन कहीं मान लो यूट्यूब पे 2 क्लास हुई, फिर सोचा अगले दिन से आपके यहाँ होगी, तो तबीयत बिगड़ गई, फिर यूट्यूब पे भी 4 दिन तक नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब प्रायोरिटी पे सब कुछ है और होगा भी सिलेबस कंप्लीट तमीज से। ठीक है विराट, देखिए एनईपी 2020 प्रपोज्ड फॉलोइंग एनसीएफ्स। अभी मैं आपको बता रही थी कि एक एनसीएफ आया 2022 में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिसको एनसीएफ एफ एस कहा गया, फाउंडेशनल स्टेज एफएस, जिसको ये यहाँ पे ईसीसी लिख रहे हैं। 2022 में ये आ चुका है, लेकिन जो ये एनसीएफ है 2023 वाला, इसी में इंक्लूड कर दिया है इसको भी। अभी समझाऊंगी क्या कहानी है। तो अभी कुछ 4 एनसीएफ हैं जो प्रपोज किए हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स आने चाहिए अलग अलग मुद्दों पे। ठीक, तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं 2023 में, है ना। 2020 में पॉलिसी ने रिकमेंड किया, बनते बनते टाइम लगता है, ड्राफ्ट अप्रूव होता है, प्री ड्राफ्ट बनता है, सारे तमाशे होते हैं, तब जाकर के देश भर से अलग अलग टीचर्स से, प्रिंसिपल्स से, पेरेंट्स से, दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स लगते हैं, और उनसे फीडबैक लेकर के फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है कि कहाँ किस बदलाव की जरूरत है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, एक तो ये रिकमेंड किया, और क्या किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम ईसीसीई कहते हैं, यानी फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, जो आंगनवाड़ी वाली एज हुआ करती थी, फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, मूलभूत चरण कह रहे हैं, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कह रहे हैं। इसके लिए एक अलग से एनसीएफ आए, जो कि आ चुका है, और उसको भी इंक्लूड कर लिया है इसी में, क्योंकि सारी स्टेजेस की बात एनसीएफ 2023 में हो चुकी है। यूट्यूब पे पता नहीं यार हो पाएगी या नहीं, मेरी हिम्मत हुई तो मैं लूंगी, नहीं तो आज छुट्टी कर दूंगी यूट्यूब वाली। दी नेशनल करिकुलम ऐसे ही चल रहा है, किसी दिन जितनी एनर्जी होती है, जहां पे ले सकती हूँ क्लास वहां ले लेती हूँ। देखो दी नेशनल, देखते हैं रमशा, वो सिर्फ डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस भेज दिए थे राहुल को, एक बार आज फिर से याद दिला देना, वो फिर से एक अलग तरह से शीट में। नेशनल एनसीएफ यानी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो मैं एनसीएफ टी की बात कर रही थी ना, 2009 में आया था, अब वो भी पूरा अपडेट होगा, क्योंकि पॉलिसी आ गई, सब कुछ बदल दिया, तो एनसीएफ टी भी आएगा एक। फिर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन से सच आपका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इवन टीचर एजुकेशन भी आपके पेपर में नहीं आता है जनरली, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि वो टीचर एजुकेशन के लिए होता है, बीएड वगैरह इन सब के लिए। अडल्ट एजुकेशन के लिए आएगा, ये आपके काम के सबसे ज्यादा जो है ये दोनों ही हैं, हालांकि टीचर एजुकेशन वाला भी पढ़ेंगे हम जब आ जाएगा, इसमें से भी ये वाला पूरा कवर हो जाएगा यहीं पे। तो आपको एनसीएफ 2023 सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना, होगा भाई इस बार मैराथन होगा। ठीक, इसमें क्या हिंदी में लिखूं, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, एनसीएफ के साथ यहां स्कूल एजुकेशन लिख देना है, एनसीएफ के साथ यहां आपका ईसीसीई या एफसी लिख देना, एफएस लिख देना, यानी फाउंडेशनल स्टेज। एनसीएफ के साथ एनसीएफ टी टीचर एजुकेशन लिख देना है, एनसीएफ के साथ यहां पे लिख देना है अडल्ट एजुकेशन। इसमें क्या हिंदी में लिखना है, जो बात है मुख्य बात वो मैं आपको बता रही हूं कि ये प्रपोज हुए हैं कि ये वाले एनसीएफ और आए। ठीक है प्रदीप कुमार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि ये वाला एनसीएफ तो आप पढ़ ही रहे हो, ये सब एनसीएफ भी आए, जिसमें से ये आ भी चुका है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला 2022 में, जिसको ऑलरेडी ये वाले एनसीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है। अब आपको पता है एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये जो एनसीएफ बना है आपका, इसमें एजुकेशन का पूरा, हाँ बिल्कुल आ सकता है भाई DEET+ में, पूरी उम्मीद DEET+ में ये 2023 वाला एनसीएफ आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, और मुझे इंट्यूशन है कि इस बार से शायद सीटेट में भी आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखेंगे बेरम साहब।
तो कुछ बातें हैं जैसे इट इंट्रोड्यूसेस मोर होलिस्टिक यानी समग्र, फ्लेक्सिबल यानी लचीला, एंड इंटरडिसिप्लिनरी यानी सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हो, अप्रोच टू एजुकेशन थ्रू अ 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर। यानी ये जो स्ट्रक्चर है नया, पहले क्या होता था 10+2+3, या स्कूल एजुकेशन की बात करें तो 10+2 होता था जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था। आपको पता है 10+2 भी बोलते थे। क्यों बोलते थे 10+2? क्योंकि पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक 10+2 ये हुआ प्रीवियस स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर। प्रीवियस, पूरा ही लिख देती हूं, प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। बात सही है नहीं? प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। अभी क्या है? न्यू स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये चेंज हो गया ना कि 1 से 10वीं और फिर 11वीं 12वीं, ये स्ट्रक्चर था। अभी चेंज होके क्या कर दिया? 5+3+3+4। अब कक्षा 1 से नहीं, बिल्कुल केजी से, बिल्कुल आपका आंगनवाड़ी से शुरू हो गई कहानी। कक्षा मतलब 3 साल की उम्र से। पहले कक्षा 1 का मतलब था 6 वर्ष का बच्चा होगा पहली कक्षा में पढ़ने वाला। फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है 6 वर्ष के बच्चे का, पहले 5 साल में भी हुआ करता था। ठीक है ना? तो अगर हम देखें यहां पे तो ये 5 साल क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जिसको मैं FPMS कह देती हूं याद रखने के लिए। यानी फाउंडेशनल स्टेज 5 साल यानी 3 वर्ष से शुरू हो जाएगी, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला टाइम है। और फिर वो 3 वर्ष का आपका प्ले वे टाइप हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड क्लास यहीं पे आ जाएगी। फिर आपका 3rd क्लास से लेकर के और 3rd, 4th और 5th, जो इसको हम कह रहे हैं प्रेपरेटरी स्टेजेस। फिर इसके बाद मिडल स्टेजेस 6th to 8th, और ये 4 साल है आपका 9th to 12th, जिसको सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं, FPMS। ठीक, 9th to 12th ये नया स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्कुल अभी कहां से कुछ भी नया होता है तो पल्लवी लगता है थोड़ा सा अलग। ये समझा दो अपने दिमाग को कि इंटरेस्टिंगली समझना। आप कितनी भी बार रिपीट पे देख सकते हो, नोट्स भी मिलेंगे, तो रिवीजन 2-4 बार लगता है नई चीज को समझने में, और इसमें चीजें याद रखने वाली ज्यादा होती हैं। हालांकि मैं समझा के चल रही हूं आपको। तो नर्सरी से कक्षा 2 तक लगभग शुरुआत के 5 साल, 3 से 8 वर्ष की उम्र, फाउंडेशनल लिटरेसी, जहां पे FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात हुई है कि रीडिंग, राइटिंग और बेसिक कैलकुलेशन सीख जाए बच्चा खेल खेल में। फिर ये 3 साल है प्रेपरेटरी। फिर मिडिल स्टेज है 6 to 8। फिर आपकी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो सीटेट वालों को और क्लियर होगा। हाँ, 1968 ही है बिल्कुल मोहम्मद इमरान, बहुत अच्छी बात है, आपने कंफर्म कर लिया। ठीक, तो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये था। जब नया स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो कहा गया कि ये वाले जो नए स्ट्रक्चर है, जहां पे ECC से लेके फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के और हम 12वीं तक की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा क्या होना चाहिए? मोर होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, यानी समग्र, यानी हर तरह के बच्चे को आप इंक्लूड करें और उसके हर एक पहलू को समझ पाए। लचीलापन, यानी जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो कंटेंट लोड है, सिलेबस है, उसको कम किया जाए। इंटरडिसिप्लिनरी यानी आपस में जोड़ दो सब्जेक्ट्स, वो फिजिक्स और मैथ्स, इंग्लिश और मान लो हिस्ट्री, या किसी भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स को कैसे जोड़ा जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज को कैसे ब्लर किया जा सकता है। तो यह 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना के माध्यम से शिक्षा के लिए अधिक समग्र, लचीला और अंतः विषय दृष्टिकोण पेश करता है, एक से दूसरे विषय को जोड़ करके। कि जब हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक क्या उसके पहलू हो सकते हैं, उन सब को भी समझने की बात करें। बात सही है नहीं? फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोकसिंग ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो मुख्य महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है। कौन से हैं वो? थैंक यू अर्ची, बहुत बड़े महरीन। तो फोकसिंग ऑन क्रिटिकल, हाँ, क्योंकि कुछ भी हमें नया दिखता है हम डरने लग जाते हैं। करा देंगे। कौन सा बैच है आपका सामिया? अगर देखो एक आध तो कुछ बैचेस हैं जिनका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, तो उनकी तो वैलिडिटी अब क्या एक्सटेंड करें, बट फिर भी मैं बोल दूंगी सबकी करा देंगे थोड़ी थोड़ी, मतलब सबकी, मतलब जिनका नया बैच है उनकी तो जरूरत नहीं है। ठीक, तो फोकसिंग ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो विकास की महत्वपूर्ण चरण होते हैं ना, कि भाई शुरू के 10-12 साल तक मान लो बहुत इंपॉर्टेंट, या जो अडल्टहुड है प्याजे की भी माने तो 15-16 साल तक भी अगर इंपॉर्टेंट टाइम है, तो वो सारी स्टेजेस यहाँ कवर हो जाती हैं, अडल्ट बन जाएगा व्यक्ति। तो फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष, ये मैं बता चुकी हूँ आपको अभी। प्रेपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष, मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष, वो जो 6 to 8 वाला टाइम है। सेकेंडरी स्टेज 9th to 12th, ये 4 साल है, 14 to 18 ईयर्स। तो इन चरणों में प्रॉपर तरीके से ध्यान केंद्रित करें कि बच्चा अच्छे से सीख पाए। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में मैं इसको 534 बोलती हूँ, 534 लिख लीजिए और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, स्टेजेस आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर 534 या 534 फाउंडेशनल FPMS, F फाउंडेशनल। फिर आता है आपका 3
P प्रेपरेटरी स्टेज, फिर से 3 आता है मिडल स्टेज, और 4 है आपका जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, FPMS। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़े। अब कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के जो हमें देखने हैं, है ना, मुख्य प्रिंसिपल्स, मुख्य सिद्धांत जिनको हम कह रहे हैं, है ना, फटाफट से देखते हैं। हाँ बिल्कुल लाइव चल रही है भाई क्लास, ऑनलाइन तो हूं ही, सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कौशिक दास। अभी देखो 2025 में होता है कि नहीं होता है सिलेबस चेंज सीटेट का। इतनी बात क्लियर, अभी तो बेसिक सी ही बात पे अटके हुए हैं, अभी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बात नहीं हुई है, परेशान मत हो, स्पीड कम भी कर देंगे। देखिएगा कोर प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, कोर प्रिंसिपल्स यानी जो बिल्कुल केंद्रीय बिंदु हैं, केंद्रीय सिद्धांत कह लीजिए आप या केंद्रीय बिंदु कह लीजिए, केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, बात सही है नहीं? टू रियलाइज द विजन ऑफ एनईपी 2020, ये बात हम अभी कर भी रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को, जो व्यू पॉइंट देखा जा रहा है कि हम ये चाह रहे हैं एजुकेशन में चेंज, उसको अचीव कैसे करें, इस बात को ध्यान में रख करके एनसीएफ एसई 2023 बनाया गया। उसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, केंद्रीय सिद्धांत हैं, जिसके माध्यम से हम 2020 वाली एनईपी के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। उन पे आधारित ये 4 पॉइंट हैं। बात सही आ रही है शिवांगी समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में, बैटरी दिमाग में, फिर ठीक है। तो हम पहला अगर देखें, गाइड फॉर प्रैक्टिशनर्स, यानी एक तो ये गाइड होगा किसके लिए? प्रैक्टिशनर्स के लिए। प्रैक्टिशनर्स कौन है? जो प्रैक्टिस करेंगे इस एनसीएफ को। कौन होगा वो? बहुत बढ़िया आयशा, कौन होंगे वो प्रैक्टिशनर्स? कौन होंगे फटाफट से बताओ। ये एनसीएफ को प्रैक्टिस करने वाले लोग कौन होंगे? टीचर्स और काउंसलर्स होंगे, टीचर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, बीईओ से लेकर के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और जो डाइट्स में प्रिंसिपल्स हैं या फिर डाइट्स में आपके लेक्चरर्स हैं, जो भी एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उन सबको, एग्जामिनर्स हैं, उन सबको इंक्लूड करना, वो टीचर्स ही होते हैं ज्यादातर, उन सब के लिए एक गाइड का, एक गाइड यानी एक निर्देशन का माध्यम होगा। तो अभ्यासकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका होगी कि अच्छा हमें क्या क्या करना चाहिए, इस उम्र से इस उम्र के बच्चों को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा एनसीएफ में क्या लिखा है देख करके समझ में आ गया। ठीक है बात। शिवांगी हमारी टीम की नई मेंबर हैं और हमारी स्टूडेंट भी रही हैं शिवांगी? ठीक है, और बहुत छोटी हैं, अभी 21 साल की हैं बस, अब काम करती हैं बहुत अच्छा, और जो थोड़ा बहुत है वो और अच्छा हो जाएगा। देखिए एक बार, तो रिसर्चर्स नहीं है सिर्फ प्रैक्टिशनर्स में, रिसर्चर्स ने तो ये बना दिया रिसर्च करके, प्रैक्टिशनर्स में वो लोग भी शामिल हैं जो प्रैक्टिस डेली बेसिस में इसको इस्तेमाल करेंगे स्कूल में, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो सेमिनार्स में जो है ट्रेनर्स हो, है ना, सुपरवाइजर्स हो शिवांगी भाषा में, या फिर आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुए, जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे? नहीं ऑफलाइन नहीं ले रही हूं, हमारी टीम की बंदी बैठी हुई है, वो ऑफलाइन भी लेंगे, कोई बात नहीं, वो सबको इंक्लूड किया जा सके। स्कूल मैनेजमेंट से लेकर जितने भी लोग शिक्षा के अलग अलग स्तरों पे इसको प्रैक्टिस करेंगे उनको इंक्लूड करें। पॉलिसी मेकर्स तो बना के दे ही रहे हैं। दूसरा क्या है? स्पेसिफिसिटी हो, यानी विशिष्टता हो। हम कहते हैं कि जितने भी वो आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये पॉइंट ऑफ होप बन जाते हैं, बस एक आशा की किरण तो बन जाते हैं, लेकिन ये फिर ज्यादातर चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं होती, यानी विशिष्टता नहीं होती, टू द पॉइंट बात नहीं होती कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, बस एक जनरल बात कर दी जाती है। तो इस चक्कर में एनसीएफ 2023 में ये बात का ध्यान रखा गया है कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाए टीचर्स को, एजुकेटर्स को, स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, कि ये काम इस स्टेज पे, इस लेवल के बच्चे पे को, इस लेवल की क्लास के बच्चे को ये चीजें एटलीस्ट आनी चाहिए मिनिमम। तो स्पेसिफिक हो चीजें। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इसको, जो भी टीचर्स हैं या बाकी स्कूल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं अलग अलग स्तरों पे, वो लोग अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज नहीं करेंगे या फ्रीडम नहीं देंगे बच्चों को, वो सब देंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, थोड़ा बहुत अडेप्टेशन होगा अपने हिसाब से, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी हो उद्देश्यों में कि ये चीजें करनी है, तो स्पेसिफिक है। फिर आता है थर्ड आपका कोर प्रिंसिपल, प्रैग्मेटिक कंसीडरेशंस, व्यवहारिक विचार, के सिर्फ पेपर पे ना रह जाए। प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रैग्मेटिज्म के फादर कहा जाता है जॉन डुई को, जो बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। तो कहते हैं सिर्फ ऑन पेपर ना रह जाएं ये चीजें कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, हर बार पॉलिसी बनती आ रही है, आज तक हम 1968 वाली भी चीजें सारी लागू नहीं कर पाए शायद, तो ऑन ग्राउंड चीजें बदल जाती हैं। हम कह रहे हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है 2009 में आरटीई में, और आज भी बच्चों पर डंडे बज रहे हैं, बहुत जगहें मिल जाएंगे आपको जो बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ऑन पेपर चीजें अलग हैं और रियलिटी में अलग हैं, उस गैप को फुलफिल किया जा सके। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी जो चीजें हम बोल रहे हैं यहां पॉलिसी में, वो प्रैक्टिकली कैसे
लागू होंगी, इस चीज का ध्यान रखा जा सके। इसी को प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस कहेंगे या प्रैग्मेटिक कंसीडरेशन कहेंगे। यानी इस बात पे विचार किया जाए कि इस डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिकलिटी कितनी है, क्या कहें उसको, व्यवहारिकता कितनी है, ऑन ग्राउंड पे कैसे हम इसको लागू कर पाएंगे। फिर आता है फोर्थ, लर्निंग स्टैंडर्ड्स, यानी सीखने के मानक। क्या होते हैं भाई सीखने के मानक? लर्निंग आउटकम्स तय हों, शिक्षा के उद्देश्य तय हों, और देखा जाए कि ऐसा ना हो कि पता चले भाई 8 साल का बच्चा हो गया 3 से, और अभी उसको बेसिक लिखना पढ़ना, अपना नाम भी नहीं आता। तो वो स्टैंडर्ड सेट हो कि इस क्लास का बच्चा है तो इतना तो एटलीस्ट उसको आए, क्वालिटी बेटर हो एजुकेशन की। तो ये मुख्य कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बात एनसीएफ 2023 में की गई है। ऐसी कोई नई बात नहीं लगेगी आपको, बट यही चीजें जो जरूरी हैं घुमा फिरा करके, इनको ही हमें बेहतर बनाना है। अब कुछ और मुख्य बिंदु हैं जो एक एक करके हम समझते जाएंगे और फिर अलग अलग चीजों पे आगे बढ़ेंगे। आपकी तरफ से क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करके देखो, यहां से तो क्लियर ही है भाई चीजें। जैसे पहला पॉइंट है, कुछ की फीचर्स हैं एनसीएफ के। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी समग्र शैक्षिक परिवर्तन, यानी पूरे ही स्कूली एजुकेशन को, यानी 5+3+3 यानी ईसीसी से लेके 12th क्लास तक कंप्लीट वे में एक ओवरऑल, यानी बच्चे की पढ़ाई लिखाई से लेके, उसकी हॉबीज से लेके, उसके पैशन से लेके, उसकी वोकेशनल एजुकेशन से लेके हर चीज को इंक्लूड किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एनसीएफ अपने आप में, ठीक। और बिल्कुल बस बच्चे के स्कूल में कदम रखने से लेके 12th तक करने तक को लेकर के। फिर आता है सेकंड पॉइंट, एम्फेसिस ऑन दी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज क्या है? 3 से 8 वर्ष का टाइम, वो जो आपका प्लेवे का टाइम है, आंगनवाड़ी का टाइम है, और 3 से 6 वर्ष, और 7 और 8 यानी कक्षा 1 से 2, यानी प्लेवे से लेके, आंगनवाड़ी से लेके जो आपकी, जिसको हम कह रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल की है। इन 5 सालों में कक्षा 1 और 2 दोनों आ गए, ठीक। अब ये क्या हो, इन 5 सालों में फाउंडेशनल स्टेज, हम कह रहे हैं ना बच्चे का जो विकास है शुरुआत के 8-10 साल में बहुत तेजी से होता है। वो बॉर्नवीटा का एड याद कर लीजिए कि बच्चे के दिमाग का विकास लगभग 5 वर्ष तक, 90% दिमाग का विकास 5 वर्ष तक हो जाता है। मतलब शुरुआत के जो जीवन के साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के दिमाग के विकास के लिए, उसके शरीर के विकास के लिए। तो फाउंडेशन है ना, वो इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं कि 3 से 8 वर्ष के बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। भैया एनईपी और एनसीएफ में क्या डिफरेंस है? कैसी बात कर दी बादशाह। एनईपी एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, पूरी एजुकेशन को लेकर के परिवर्तन क्या होंगे वो उसकी पॉलिसी है। वो पॉलिसी रिकमेंड करती है एक नया करिकुलम बनाओ। पॉलिसी में 5000 चीजें हैं, उसमें से एक बात ये कही गई है करिकुलम बनाओ, नया करिकुलम बनेगा सेपरेट कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जाना है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो एनसीएफ तो उसकी गाइडलाइन पे बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है, एक एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे। तो फाउंडेशनल स्टेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। 3 से 8 वर्ष का बच्चा, जिसमें वो 3 साल जो है आंगनवाड़ी वगैरह में जाएगा, जिसको हम एलकेजी यूकेजी टाइप कह देते हैं, और फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा। तो इस स्टेज पे बहुत ध्यान रहे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़ती उम्र है, बच्चा भाषा बहुत तेजी से सीखता है, बेसिक रीडिंग राइटिंग और आपकी अर्थमेटिकल स्किल्स यहाँ पे आ जाए। फिर आता है थर्ड, एनहेंस्ड करिकुलम कंटेंट, यानी जो पाठ्यचर्या का कंटेंट है वो बेहतर हो और लोड कम हो जाए, चैप्टर कम हो जाए लेकिन क्वालिटी हो। और चैप्टर कम होंगे तो बर्डन कम हो जाएगा, बस्ता जो है बच्चे का वो बच्चे से भारी नहीं होगा। तो सिलेबस खत्म करने की दौड़ में ना रहे, बाकी हम उसके स्पोर्ट्स से लेके उसके बाकी जो पहलू हैं, सिंगिंग में अगर कोई अच्छा है, बाकी सब पहलुओं को देख पाए। ये समझने वाली बातें, लिखने वाली नहीं है। ये मिल जाएंगे नोट्स हिंदी में लिखे हुए, रट्टे नहीं लगाने हर चीज के, पहले समझ लिया करो, फिर अपने आप एमसीक्यू ठीक होने लग जाएंगे। इफेक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, यानी पेडागोजिकल मेथड्स ज्यादा बेहतर हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाए, बच्चे को एक्टिव ज्यादा रखें, हम उसको इन्वॉल्व ज्यादा रखें, उसका केयर, उसमें ज्यादा डिस्कशन डिबेट इन्वॉल्वमेंट उसका रहे, है ना। फिर आता है रिफॉर्मेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन में रिफॉर्मेशन, जो आपकी एनईपी कह रही है 360 डिग्री आकलन कीजिए, बच्चे को हर पहलू से जांचिए, समय समय पे आकलन होता रहे। ऐसा नहीं है कि साल के अंत में ही एग्जाम हो। हिंदी में बोल तो रही हूं इसीलिए नहीं लिखा राखी, सुन के तो समझ आ रहा होगा। ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है या जो समझा रही हूं वो इंपॉर्टेंट है? लिखना है, रट्टे लगाने, ये तो नोट्स में मिल जाएगा हिंदी में, पहले समझ तो लो। अब यहां हिंदी में सोचो, साथ में हिंदी लिख दूं, कितना भर जाएगा ये पूरा बोर्ड। मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी मल्टीपल डिसिप्लिन को एक साथ लाना, आपका साइंस, ह्यूमैनिटीज जिसको आर्ट्स कहते हैं, और कॉमर्स, इन सब में अलग अलग डिवीजन ना होकर के बच्चे के पास ऑप्शन हो कि उसका मन कर रहा है मैथ्स के साथ आपकी क्या कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ने का, या मैथ्स के साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ने का, वो तो अभी भी ऑप्शन था खैर कॉमर्स में, मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने का। तो पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हो, उन सब्जेक्ट्स में से वो अपनी मर्जी से चूज कर पाए, ठीक। तो ये कुछ मुख्य परिवर्तन हैं जो जिन पे काम हो रहा है एनसीएफ एसई में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें,
जो एनसीएफ एसई है उसको विभाजित किया गया है 5 भागों में, 5 पार्ट्स में। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब नाम आपको बेशक याद हो या ना याद हो, बस ये लिखने के लिए लिख दिए हैं कि हाँ आप इनकी शक्ल देख लें। हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा है कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका नाम याद किया जाए, बट इतना पता होना चाहिए कि 5 भागों में विभाजित है पूरा एनसीएफ एसई। एक है अप्रोच, की अप्रोच क्या होनी चाहिए, करिकुलम कैसे बनाएं, क्या हो, दृष्टिकोण क्या रखें, क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी सेकंड, जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस कटिंग थीम्स। थीम्स ऐसे होने चाहिए एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट, एक चैप्टर से दूसरा टॉपिक, या यूनिट वाइज चीजें हम बांट रहे हैं, थीम्स बेस्ड पढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी नई ईवीएस भी चेंज हुई है, उसमें भी उसी तरह से उन्होंने थीम्स के अंदर चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया है, और एक थीम से दूसरी थीम क्रॉस कनेक्शन में बनेगी और बच्चा क्या है रिलेट कर पाएगा। फिर आता है थर्ड पार्ट सी, स्कूल सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या ऑप्शंस होने चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब की बात हुई है इस थर्ड पार्ट में या थर्ड चैप्टर में। इतना पता कर लो, चलो थर्ड चैप्टर में स्कूल सब्जेक्ट की बात कौन से चैप्टर में हुई है तो आपको पता हो थर्ड में। जैसे आरटीई में पूछ लिया जाता है कि फोर्थ चैप्टर में क्या हुआ था, ठीक। फोर्थ में क्या हुआ है, फोर्थ चैप्टर में स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेस, स्कूल का जो कल्चर है, ओवरऑल माहौल है, वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर 5वें पार्ट में बात हुई है क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम। पूरा इकोसिस्टम इस तरह का बने, चाहे वो ट्रेनर्स हो, बच्चे के पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, आपके बाहर से आने वाले कुछ एग्जामिनर्स हो, ऑडिटर्स हो, शिक्षा में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, एजुकेशनल ऑफिसर्स हो एजुकेशन के, वो सब एक ऐसा इकोसिस्टम, एक सिस्टम बना पाए जहां डर का माहौल कम हो और सीखने को बढ़ावा ज्यादा मिले। ठीक है, बताओ संजय क्या दिक्कत है। तो ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है और हर एक भाग पे बहुत सारी बातें कही गई हैं जो आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि पीएचडी नहीं करनी है। नहीं तो जिसके पास बहुत समय हो तो वो एनसीएफ का डॉक्यूमेंट पूरा डाउनलोड करके पढ़ते रह सकता है, बट जो जरूरी बातें हम वही पढ़ते हैं। कोचिंग में फिर फायदा ही उस चीज का है। अदरवाइज 600 पेज का आई थिंक डॉक्यूमेंट है, और आपको भी पता है कि 600 पेज से इतने क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो मुख्य बातें हमें पढ़नी होती हैं। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, यानी भाषाएं, भाषाओं पे क्या चर्चा करता है एनसीएफ, इससे क्वेश्चन आ जाता है। पुराने एनसीएफ में भी भाषाओं की बात कर ली जाती थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आकांक्षा चल जाएगी क्लास, अभी सीटेट थोड़ा सा निकले और बाकी चीजें मैं मैनेज कर लूं, चल जाएगी। 3 दिन रख देंगे, एमडब्ल्यूएफ में रख देंगे क्लास, डोंट वरी। देखिएगा, तो अगर हम देखें 3 भाषाओं की बात हुई और सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक। जब जरूरत पड़ेगी तो डबल भी कर देंगे क्लास, डू नॉट वरी एट ऑल। देखिए, द 3 लैंग्वेजेस इन दी स्कूल करिकुलम आर डिनोटेड एज, इन्होंने 3 भाषाओं की बात की है जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी करता था, बट इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। R1, R2 और R3 कहा गया है लैंग्वेज को। लैंग्वेज को कैसे डिनोट किया गया है, R1, R2, R3 एनसीएफ में। R1 क्या है, यानी R1 का मतलब है लैंग्वेज 1, दिस इज द लैंग्वेज इन विच लिटरेसी फर्स्ट लर्नड इन स्कूल। मतलब जब आप, ये वो भाषा जिसमें साक्षरता पहली बार आप सीख रहे होते हैं स्कूल के अंदर, जो कि मातृभाषा होनी चाहिए। स्कूल में पहली भाषा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कक्षा 5 तक, वो मातृभाषा होनी चाहिए, जो आपका नेशनल वो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, वो भी कहता है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि मदर टंग या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज जो उस क्षेत्र में, उस राज्य में बोली जा रही हो, वो होना चाहिए। यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई का माध्यम जो हो वो बच्चे की मातृभाषा हो, जिससे वो कनेक्ट कर पाए, पहली भाषा यानी R1 जिसको हम कह रहे हैं। फिर आता है R2, यानी दूसरी भाषा कौन सी हो, लैंग्वेज 2, एनी लैंग्वेज अदर देन R1, कोई भी भाषा जो R1 में नहीं है। मान लीजिए बच्चे ने यहाँ हिंदी में पढ़ा रहे हैं आप उसको, उसकी मदर टंग हिंदी है, तो अब R2 में R1 वाली लैंग्वेज फिर से रिपीट नहीं कर सकते कि सेकंड लैंग्वेज भी हिंदी ले ली, अब आपको कोई और लेनी है। वो इंग्लिश हो सकती है, वो संस्कृत हो सकती है, वो मलयालम हो सकती है, कोई भी हो सकती है। 2 भाषाएं इंडियन भाषाएं होना जरूरी है, कोई तीसरी भाषा फिर कोई फॉरेन मतलब इंग्लिश वगैरह है, कुछ भी हो सकती है। क्या जितना जरूरी उतना ही समझाया जाएगा ना दिवाकर, क्या करें अभी बताओ। पीएचडी करके बैठोगे और फिर क्वेश्चन उसी 4 चीज में से आना है, अब बताओ क्या करें। कोई थियोरी थोड़ी है ये क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक है, ठीक है ना। मिल जाएगा रकीब, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आज मेरा पहला दिन है, बख्तियार दीवान कह रहे हैं। तो एनी लैंग्वेज अदर देन R1, जो R1 में ले ली है, मान लीजिए हिंदी है मदर टंग उस स्टेट में जहां पे पढ़ाया जा रहा है, या पंजाबी है, तो सेकंड लैंग्वेज कोई और लेनी है आपको। फिर R3 यानी थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, 3 भाषाएं पढ़नी है आपको, 3 भाषाएं पढ़नी है 6th एंड बियॉन्ड, यानी 6ठी क्लास के बाद से 5वीं की अगर हम बात कर रहे हैं तो मदर टंग वही रहनी चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें एनी लैंग्वेज अदर देन R1 के अलावा कोई भी भाषा, एनी लैंग्वेज अदर देन R1 एंड R2। अब R1 एंड R2 में जो लैंग्वेजेस चूज कर लिए, मान लीजिए यहां पंजाबी कर लिया आपने या संस्कृत कर ली है,
तो अब पंजाबी या हिंदी में से आप यहां थर्ड लैंग्वेज नहीं ले सकते, अब थर्ड लैंग्वेज इन दोनों के अलावा कोई और लेनी है। यहां पे कहा गया है कि कम से कम जो ये दो भाषाएं हैं तीन में से, वो भारत की नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए, कोई भी जो देशीय भाषाएं हैं, यानी जो हमारे संविधान में हम बात करते हैं कि 22 भाषाओं की बात हुई है, यानी भारत की या तो कोई रीजनल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत हुई, इनमें से कोई भी दो भाषाएं तो पढ़नी ही पड़ेंगी, और तीसरी भाषा आपकी इंग्लिश या जो आप फॉरेन लैंग्वेज चाह रहे हैं, दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, तीन में से दो भाषाएं भारतीय भाषाएं हों। एटलीस्ट टू ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस, एटलीस्ट टू ऑफ दीज थ्री लैंग्वेजेस R1, R2 एंड R3 मस्ट बी नेटिव टू इंडिया, यानी वो भारत की भाषा होनी चाहिए, तीन में से दो, है ना, क्योंकि हमें भारत की आइडेंटिटी पे कि बच्चा भारत से इस चीज को इंस्टिल करना है, भरना है बच्चे में, तीन में से दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, तीसरी कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, सिंपल बात है, तीन भाषाएं हैं। वही बात R1, R2, R3 की जो हम बात कर रहे थे, तीनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती, या कोई भी दो भाषाएं सेम नहीं हो सकती, तीन अलग अलग भाषाएं होंगी, ये तो कॉमन सेंस है ना, R1, R2 और R3, ठीक। अगर हम देखें R1 जो है आपकी, वो मदर टंग ही होगी, मातृभाषा, कक्षा 5 तक वैसे भी इंस्ट्रक्शन की जो भाषा है माध्यम, वो मदर टंग मातृभाषा होनी चाहिए, आपकी होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, ये कोई भी भाषा हो सकती है, एनी लैंग्वेज, बस R1 वाली रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ये भी कोई भी भाषा हो सकती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों भाषाओं में से दो भाषाएं भारत की नेटिव लैंग्वेजेस होनी चाहिए, सिंपल बात, ठीक। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए हिंदी है अगर R1, ठीक, फिर R2 आपने उर्दू ले ली, पंजाबी ले ली, संस्कृत ले ली, जो आपका मन किया, और थर्ड इंग्लिश ले ली, या सेकंड भी इंग्लिश ले सकते हो, थर्ड आप उर्दू या कोई ले सकते हो, कुल मिला के दो भाषाएं जो है वो, कोई भी दो भाषाएं, चाहे वो R1 हो, R3 हो, R1 हो, R2 हो, नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की। समझ में आ रहा है शुभांगी? सोहेल लेट से ज्वाइन करोगे तो फिर से शुरू से देखनी पड़ेगी कहानी, इतना भी लड्डू नहीं है, नया टॉपिक है, थोड़ा सा तो ऑड लगता है कुछ भी नया करने में जीवन में, ठीक, लेकिन वो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए कि कुछ समझ में आएगा। अब अलग अलग स्टेज की अगर हम बात करें कि किन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे फाउंडेशनल स्टेज है, कोई कह रहा है थोड़ा स्पीड, मतलब बढ़ा दें, अच्छी खासी तो स्पीड है, हाँ बिल्कुल अमर, बस आप प्रीवियस ईयर साथ में कर लेना, D+ भी कवर हो जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 ईयर्स की बात हो रही है, 3 to 8 ईयर्स, मूलभूत चरण जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मूलभूत, देख पा रहे हो ना, इतना थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां से देखो, यहां लिख देती हूँ, मूलभूत चरण, बात सही है नहीं? क्या कहता है भाई मूलभूत चरण, फटाफट से देखते हैं। देखिए R क्यों लिखा है इन्होंने, इसमें कोई रीजन मुझे ऐसा मिला नहीं, मैंने भी देखने की कोशिश की कि R1, R2, R3 क्यों कह रहे हैं, तो कोई खास ऐसा रीजन मिला नहीं, वो रीजनल की वजह से लिखा है या क्या, इनकी मर्जी है। हाँ, तबियत तो थोड़ी अभी भी खराब है अंजू। तो इसमें कुछ डोमेन्स की बात करते हैं, फाउंडेशनल स्टेज के लेवल पे, मूलभूत चरण में 3 से 8 वर्ष की उम्र में, जब बच्चा आंगनवाड़ी, प्ले वे, LKG, UKG, नर्सरी, इन सब में है, तब क्या कौन से डोमेन्स हैं या पहलू हैं, पक्ष हैं, जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, फटाफट से देखते हैं। जैसे यानी सब्जेक्ट्स या एरियाज कौन से हैं, अगर मैं कहूं क्षेत्र कौन से हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, बात सही है नहीं? फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चे के शारीरिक विकास पे, शारीरिक विकास पे, यानी उसका दौड़ना, भागना, स्पोर्ट्स, इन सब में भी उसका कोशिश करेंगे भाई उत्कर्ष बिना गैप के डेली हो पाए, लेकिन मैं अभी भी कमिट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ सिलेबस आपका टाइम पे पूरा होगा, ये मेरा हर बैच में रहता है। देखिए मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जाम आ रहा है और छूट गया, ठीक। थैंक यू विजयलक्ष्मी, कह रही है एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, बच्चे का शरीर का विकास भी हो, उसको स्पोर्ट्स का, ऐसी एक्टिविटीज करने का मौका मिले। दूसरा डोमेन है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, एथिक्स, मॉरल्स, सिद्धांत, सही गलत, इन सब की समझ पैदा करें, समाज और सामूहिक रूप से इमोशनली भी वो कनेक्टेड महसूस करे अपने क्लासमेट से, दूसरे के दर्द को भी दर्द समझे, ह्यूमैनिटी बेसिकली उसके अंदर मानवता विकसित हो। तो सामाजिक सामवेगिक यानी इमोशनल, यानी ग्रुप में रह करके एक्टिविटी करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, सहयोग करना, एवं नैतिक विकास कह लीजिए आप आसान भाषा में, ठीक है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का दिमाग का विकास भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कहते हैं, जिसकी बात पियाजे वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में करते हैं, यानी बच्चे की मेंटल स्किल्स, सोचना, समझना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब भी विकसित होनी चाहिए उम्र के साथ।
संज्ञानात्मक विकास भी एक पहलू रखा जाए, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका दिल दिमाग शरीर सबका विकास हो। 5 स्टार दे दिए हैं मैडम जी, धन्यवाद मोहित। देखिए फोर्थ है एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी आपका सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। ये क्या है? वो ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब में भी देख रहा है। हमारा एक एस्थेटिक सेंस होता है ना, हमें अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के, अच्छी पेंटिंग देख के, है ना। तो सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। संस्कृति में हमारी जो चल रहा है, हमारे लोक या फोक गीत हो गए, जो भी डांस है, दुनिया भर की चीजें जो भी हमारी संस्कृति में है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, पहनावा है, खाना है, त्योहार हैं, शास्त्र हैं, लैंग्वेज या लिटरेचर है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, यानी भाषा और साक्षरता का विकास, कि कॉम्पिटेंसी आ जाए, वो अपनी भाषा को बोलना सीख जाए, उसमें अपनी बात कहना सीख जाए, लेटर लिखना सीख जाए, बेसिक उसको भाषा की स्किल्स। तो भाषा एवं साक्षरता विकास, बात सही है नहीं है? सही है ना। फिर आते हैं 6th डोमेन पे, इन एडिशन लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग, यानी सकारात्मक अधिगम हो, इसके लिए लर्निंग स्टैंडर्ड्स सेट हो जाएगा प्रीति, अभी तो राजस्थान का एग्जाम तो बहुत बाद में है, ठीक। तो अगर हम देखें एडिशन लर्निंग स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव लर्निंग, सकारात्मक अच्छा अधिगम हो, इसके लिए मानक सेट होने चाहिए, मानक निर्धारित हो, बेहतर अधिगम के लिए मानक निर्धारण कि ये स्टैंडर्ड की लर्निंग होनी चाहिए, इतना 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 तो आना चाहिए, इस लेवल का तो इस क्लास के बच्चे को आना ही चाहिए। तो ये सब पहलू हैं कि भैया जब 3 से 8 वर्ष की उम्र से फाउंडेशनल स्टेज से बच्चा निकले, तो उसको जैसे एक लर्निंग स्टैंडर्ड है क्या, जो हम 3R कहते हैं, जिसको FLN एक मिशन चलाया गया इसी स्टेज के लिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए FLN एक मिशन है, निपुण भारत एक मिशन है, ठीक। तो फाउंडेशनल, जिसके अंदर ये बात हो रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी, F फॉर फाउंडेशनल, L फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, N फॉर न्यूमरेसी, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है भाई? फाउंडेशनल लिटरेसी है आपकी कि एक बेसिक पढ़ना और लिखना आ जाए, 3R कह देते हैं इसको। लिटरेसी में क्या आ जाता है? रीडिंग, पता चले 5वीं का बच्चा और किताब पढ़ नहीं पाता बेसिक, तो रीडिंग आ जाए। राइटिंग को भी R से ही डोनेट कर देते हैं यहाँ पे, लिखना आ जाए बेसिक, उसको अपना नाम हो, चीजें हो, बेसिक जो भी अलग अलग क्लास के हिसाब से। ये 3 से 8 वर्ष की बात हो रही है कि ये अचीव किया जाए 3 to 8 years ऑफ एज में, ठीक। और क्या है तीसरा R? आपका न्यूमरेसी, अर्थमेटिक जिसको हम कह रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन उसको आती हो। भाई आप पुराने लोग देखेंगे 5वीं पास भी होंगे, मेरे नाना जी थे, कम पढ़े लिखे थे लेकिन अच्छे से अखबार पढ़ते थे, अच्छे से उसका मतलब समझ पाते थे, कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग थी। तो ऐसा ना हो कि बच्चा 5वीं में तो पहुंच गया, बच्चा 8वीं में तो पहुंच गया, ठीक से पढ़ना नहीं आता, ठीक से लिखना नहीं आता, ठीक से कैलकुलेशन नहीं आती, बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। ये स्टैंडर्ड है लर्निंग का इस लेवल पे, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए ताकि सकारात्मक अधिगम हो, जो अधिगम हो रहा है उसका कोई मतलब हो, एक मानक हो। ये फाउंडेशनल स्टेज पे कुछ डोमेन्स हैं। अब फाउंडेशनल स्टेज पे कुछ और बातें हैं, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हो गया। अब इसी की हम अभी बात कर रहे थे कि इस स्टैंडर्ड को कैसे अचीव करेंगे। जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी इन R1, यानी जो मूलभूत साक्षरता है, जो पढ़ना लिखना अपनी बात कहना आ जाए, वो लैंग्वेज 1 जो होम लैंग्वेज या मदर टंग है उसमें तो एटलीस्ट आई जाए 3 से 8 वर्ष में। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश सारी भाषाएं आ जाए उसको, तो होम लैंग्वेज की समझ आ जाए एटलीस्ट, जिसमें वो अपनी बात को कह सके, लिख सके, पढ़ सके, समझ सके। फिर 2 और लैंग्वेजेस हैं R1 एंड R2, इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाद में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स को लाया जाए। प्ले बेस्ड पेडागोजी हो, 3 से 8 वर्ष में बच्चा खेल खेल में सीखे। आकलन कर रहे हैं तो हम उसके सभी पहलुओं का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाए। तो प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए 360 डिग्री असेसमेंट का, जिसमें बच्चा खुद का आकलन, टीचर उसको कैसे देखता है, उसके साथ ही सहयोगी उसको कैसे देखते हैं, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, हर एक पहलू में उसको जांचा जाए। तो ये बेसिक बातें हैं जो हम NEP में भी कर चुके हैं, वही बातें घूम फिर के अब रिपीट हो रही हैं, है ना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में फिर बड़ी क्लासेस में अगर जाएंगे तो लैंग्वेज में ये ऑप्शंस हैं, आर्ट एजुकेशन में ये ऑप्शंस हैं, फाइन आर्ट्स है, फोक पेंटिंग है, इनमें से कुछ एक चूज करना होगा। फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को कैसे देखेंगे, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। फिर वोकेशनल एजुकेशन में एग्रीकल्चर पे कुछ करा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ पे कुछ करा रहे हैं, डेटा एंट्री, बैंकिंग सर्विस, रिटेल, टेक्सटाइल, इन सब में। तो इसमें ये रट्टे नहीं लगाने, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये अलग अलग ग्रुप में बांटे हुए हैं, तो ग्रुप 1 है लैंग्वेज का, ग्रुप 2 है जिसमें आर्ट और फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन है,
और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है आपके सोशल साइंसेज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं, मिक्स्ड सब्जेक्ट्स हैं, फिर ग्रुप 4 आ जाएगा। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना, क्योंकि कितना ही याद रख लोगे, लेकिन नजर मारने का मन करे तो कर लेना। पेडागोजिकल परिवर्तन की अगर हम बात करें, ये नोट्स में मिल जाएगा, आपको लगा हुआ ऐसे ही, आपकी टीचिंग आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सीमा। पेडागोजी एनसीएफ एसई, पेडागोजी क्या कहती है? बच्चों को रखो एक्टिव, जो सदियों से कहते ही आ रहे हैं सब, डिबेट में, डिस्कशन में, चर्चा परिचर्चा, है ना, बच्चों को एक्टिव रखो, अपने विचार सोचेगा, बताएगा, डिबेट डिस्कशन, है ना। और क्या कराओ? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम। ताजमहल बता नहीं रहे हैं, दिखा भी दे रहे हैं, ले जा रहे हैं कहीं फील्ड ट्रिप पे, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट लर्निंग, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, उस पर बच्चे मिलकर के काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे दी, एक समस्या दे दी, बताओ भाई पॉल्यूशन कैसे कम करें दिवाली के बाद, क्या तरीके हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पे टीचिंग मेथड्स जो है वो बच्चे को सेंटर में रख करके बनाए जाएं या इस्तेमाल किए जाएं। ये सब पेडागोजी में परिवर्तन है जो किए जाने चाहिए आपके यहाँ पे। साक्षरता एवं सांख्यिकीयता, एफएलएन को बोलेंगे हिंदी में, ठीक। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। ये लास्ट होगा आज के लिए, फिर इसके आगे की कहानी कल करेंगे। अभी इसमें रहता है, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगी मैं कुछ आपको, कुछ मुख्य की पॉइंट्स रह जाएंगे 5, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये कल होगा, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट अभी समझ लेते हैं। ये डायग्राम जो है इसको समझ लेते हैं। कितने मैक्स यहाँ से आएंगे यार? देखो, आने को एक क्वेश्चन आए, आने को 3 आ जाए, इससे ज्यादा तो क्या ही आएंगे, और आने को एक भी ना आए, क्योंकि अभी तक आना शुरू हुआ नहीं है इससे क्वेश्चंस, बट पढ़ के तो जाना पड़ेगा ना, ठीक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 2 इसेंशियल कोर्सेज फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर एरियाज फॉर ग्रेड 10 सर्टिफिकेशन। तो कक्षा 10वीं के लिए ये ऐसे एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है आपको, 2 इसेंशियल कोर्स होने चाहिए इन सब में से। ये करिकुलर एरियाज हैं जो पढ़ाई लिखाई वाले हैं, वो म्यूजिक वगैरह और बाकी सब तो अलग हो गए। तो अब ये 10 होंगे लगभग, 8 हैं और वो बाकी 2 इसेंशियल हैं। 8 में से 2 चूज करने हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज के जो सोशल साइंस वगैरह सब्जेक्ट थे उनमें से कुछ चूज कर लिया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, अभी वो एग्रीकल्चर और वो सब डेटा एंट्री वाली जो बात की थी, कंप्यूटर में बेसिक डेटा एंट्री काम सीख जाए बच्चा, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, सोशल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो आपस में कनेक्टेड है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट 10वीं क्लास पास करने के लिए होने ही चाहिए। ये सिंपल सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरूर नहीं आपको याद ही रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब किसी का कोई भी डाउट हो, ये की पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस हम कल करेंगे, या एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको, ये हम कल चर्चा करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन कर लो इतने, हाँ ये देख लो, फटाफट से देखेंगे। अभी मैंने आपको बात बताई भी थी, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, लिखवाई नहीं है बस। हाउ डज एनसीएफ एसई 2023 रिकमेंड डिजाइनिंग करिकुलम फॉर ग्रेड्स 11 एंड 12? कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए किस तरह के करिकुलम को डिजाइन करने की अनुशंसा। बहुत बढ़िया शर्मा परवीन, आपका एनसीएफ 2023 करता है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। फटाफट से बताओ, प्रीवियस डलवा देंगे, अब तो डल गए सारे नोट्स। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग दो। अभी मैं इस पे आऊंगी कल कि वोकेशनल ट्रेनिंग 6th क्लास से शुरू कर दो, इंटर्नशिप एंड ऑल, है ना, कुछ कुछ प्रैक्टिकल काम कराओ, है ना, जो अभी प्लम्बर और वो सारी बात मैं बता रही थी, कहीं पे इंटर्नशिप करे बच्चा, किसी कंपनी में जाके किसी व्यक्ति के साथ मिलके कुछ स्किल सीखे। प्रायोरिटाइज रोट मेमोराइजेशन, रटने को तो कभी भी प्रायोरिटाइज करने के लिए कोई भी पॉलिसी बोलेगी नहीं। ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस, ये बात भी सही है। रेस्ट्रिक्ट चॉइसेस टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली, ये कहना गलत है कि सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, क्यों भाई, स्पोर्ट्स की भी बात हो रही है यहाँ पे, तो आर्ट एजुकेशन की भी बात हो रही है ना। ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस, ये बात सही है कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अभी जो फिजिक्स और मैथ्स का एग्जाम्पल दिया था, जो अंतः विषय विकल्प प्रदान करें, यानी मर्जी है बच्चे की वो साइंस के साथ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है, हम हार्डकोर डिवीजन ना करें, ये आर्ट्स है, ये ह्यूमैनिटीज है, ये साइंसेज है ना। हम क्या करें, हम करें बच्चे को मान लीजिए 10 सब्जेक्ट दे दिए, उनमें से कोई 2 पढ़ने हैं, तो वो उसका पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में से चूज कर पाए कि ये वाले सब्जेक्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी, आपस में कनेक्ट कर दे हम उन टॉपिक्स को या उन सब्जेक्ट्स को। गुस्सा आता था पूरे दिन बिना किसी बात के, आप क्लास लेते हो तो अच्छा लगता है। सपना कह रही है, अरे बहुत बढ़िया सपना, मैं समझती हूँ आप लोग बहुत पेशेंस रखते हैं, बीच बीच में दिक्कत हो जाती है। इस साल मेरी बहुत तबीयत खराब रही है और बहुत सारे चेंजेस रहे हैं आप लोगों ने, लेकिन काफी अच्छा सपोर्ट किया है और उसकी दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको मिलने हुए, सिलेबस कंप्लीट होना हुआ, वो सब होगा। हाँ, बीच में थोड़ा डिले आ जाता है। अब कोशिश पूरी है कि क्लास आपकी एटलीस्ट 3 दिन मिनिमम हो। अगर मैं 5 दिन नहीं ले पा रही तो मिनिमम 3 दिन तो हो ही, कोशिश तो 5 दिन की है, और इसमें से कई बैच तो आपके खत्म हो जाएंगे, इस वाली क्लास से लास्ट ही है।
5 स्टार रेटिंग कर दिया मैम, सुगंधा कह रहे हैं अच्छा धन्यवाद यार, अब इतनी मेहनत के बाद 5 स्टार भी नहीं करोगे तो क्या बच्चे की जान लोगे। चलो कल की पॉइंट्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसी से संबंधित, जिससे आपको आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वोकेशनल की बात 6th लेवल पे, 11th एंड 12th की बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, चलिए टेक केयर, कल मिले। कोई और बात हो तो पूछ लो आप। गेट वेल सून जी। मैम आपका ब्लैक फेवरेट है? हाँ बिल्कुल कह सकते हो यार, ब्लैक मेरा फेवरेट है। मेरे पास पता नहीं कितनी सारी ब्लैक टी शर्ट्स हैं, ब्लैक शर्ट्स हैं, जीन्स तो एक ही आई थिंक, है ना। जीन्स कई सारी अब हो गई हैं, पहले मैं सिर्फ 2 ही जीन्स रखा करती थी। हाँ मतलब होंगी 2-3 बार, पहनती एक ही हूँ उसमें से ब्लैक। ब्लैक मुझे काफी पसंद है, पता नहीं क्यों। एक तो स्ट्रेस नहीं रहता, ब्लैक सही लगता है। अपना नंबर दे दीजिए। दीप्ति नंबर दूंगी फिर सब परेशान हो जाओगे। मेरे नंबर वैसे भी मैं आधे टाइम ऑफ ही रखती हूँ। देखो इसको रिवीजन करना पड़ेगा, नया टॉपिक है ना, और नई चीज को रिटेंशन रखने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए रिवीजन लगेगा, और अभी नोट्स भी मिलेंगे तो उससे और रिवीजन हो जाएगा। हाँ थोड़ी सी व्यस्तता हो गई थी, बट अभी ठीक है, कर लेंगे मैनेज। कल मिलते हैं, है ना। फ्राइडे तो ऑफ रहेगा, बट कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे, अभी तो परसों मिलेंगे फिर। चलिए टेक केयर, बाय बाय। कोई और बात हो तो पूछ लो। पीएनजी नहीं, मैं तो प्रॉपर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल नोट्स अपलोड कराती हूँ यार आपको, पीडीएफ की फॉर्मेट में, इतने बढ़िया एकदम किताब के जैसे। पीएनजी क्या है उसके सामने। ठीक है। हाँ इचिंग ठीक नहीं हुई है यार अभी तक, मेरे को डॉक्टर को दिखाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। वो घर में कुछ ना कुछ काम, कभी प्लम्बर, कभी ये वो, एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है, कभी कुछ सामान, कभी गेस्ट, ये वो। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका, थैंक यू।